हरियाणा की पुलिस को एक नई पहचान मिली है। प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर का सम्मान मिला है। हरियाणा की पुलिस को ये सम्मान विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। प्रदेश की पुलिस का लोगो अब लाल और नेवी ब्लू कलर का लगेगा। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस को ये सम्मान मिलने से पुलिस प्रशासन में काफी खुशी है और उनका ये मानना है कि प्रदेश की पुलिस ने विशिष्ट सेवाएं जिस तरीके से दी है उसके चलते ये सम्मान हरियाणा की पुलिस को दिया गया है। काबिले गौर है कि पिछले दिनों हरियाणा में सरकार ने डायल 112 की सेवा भी शुरू की है, जिसकी भी प्रदेश की सरकार की और पुलिस की काफी सराहना हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक जारी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। इस बैठक में तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को लेकर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि इस बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ चर्चा की और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 172 उम्मीदवारों को लेकर पहले ही दौर की बैठकों में चर्चा कर चुकी है। ऐसे में आज की इस बैठक में तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर नाम फाइनलाइज करे जाएंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के सामने ये तमाम नाम रखे जाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होती हुई नजर आएगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी 19 जनवरी से अभियान चलाने जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों के कनेक्शन हैं या जिन्हें कनेक्शन लेने हैं वे समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू हो रहा अभियान का हिस्सा बने और अपना फॉर्म भरें। इस फॉर्म में वही नाम दिखवाएं जिन नाम से बिजली के बिल आते हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि जिनके पास अभी घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है और जो भविष्य में बिजली कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं वह लोग आधार कार्ड और राशन कार्ड में लिखा नाम ही लिखवाएं। अखिलेश ने कहा कि सपा के साथ ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं और इस विधानसभा चुनाव में सपा की 400 सीटें आएंगी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक चली विधायक प्राथमिकता की बैठक खत्म हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विधायक बैठक की अध्यक्षता की। जहां एक ओर सरकार इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस बैठक के बारे में विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बैठक को कर केवल औपचारिकता निभा रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले बजट में सरकार सभी विधायकों की प्राथमिकता को बजट में शामिल करेगी ताकि बजट को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके, जिससे आम लोगों को फायदा मिले। हिमाचल प्रदेश सरकार का इस साल का ये आखिरी बजट रहने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी ये चाहते हैं कि इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को देने की कोशिश की जाए। इस बजट को कहीं ना कहीं चुनावी बजट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार इस बार बजट को भी बढ़ाएगी और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिश करेगी। 26 जनवरी 2022 को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर लगातार दूसरी बार देश विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअली मौजूदगी में इस आयोजन को करने जा रहा है। लेकिन सिर्फ कोरोना ही नहीं, इस बार तमाम बड़े आतंकी संगठन भी देश की सुरक्षा पर आंख गड़ाकर बैठे हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस पर खुफिया एजेंसियों को संभावित आतंकी साजिश का अलर्ट मिला है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों की जान को खतरा बताया जा रहा है। आईबी की ओर से दिल्ली पुलिस को सौंपी गई 9 पन्नों की खुफिया जानकारी में पीएम मोदी के अलावा उन तमाम वीवीआईपी के लिए खतरा मंडरा रहा है जो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं। खुफिया एजेंसी के इनपुट में कहा गया है कि आतंकी खतरे के पीछे लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फोर्स, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन और हिजबुल-मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी संगठन है। हालांकि इस खतरे के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 20 जनवरी से 15 फरवरी तक मानव रहित हवाई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि 20 जनवरी से 15 जनवरी तक की इस अवधि में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, मानव रहित विमान प्रणाली, दूर से चलने वाले विमान, क्वाडकॉप्टर, पैरा जंपिंग जैसे हवाई उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मानव रहित हवाई वाहन के उपयोग से आतंकी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गाजीपुर की फूल मंडी में मिला आईईडी बम एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है, लेकिन इस बाबत खुफिया एजेंसियों ने तमाम सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने की बात कही है। वहीं सुरक्षा बलों के साथ साथ आम नागरिकों को भी इस सुरक्षा में सहयोग करने और एहतियात बरतने की अपील की है। पंजाब आम आदमी पार्टी ने आज अपने सीएम चेहरे का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मोहाली पहुंचे और उन्होंने भगवंत सिंह मान के नाम पर मोहर लगा दी है। सीएम कैंडिडेट चुनने के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता की राय मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया था और उस सर्वे के आधार पर करीब 93 से ज्यादा % लोगों ने भगवंत सिंह मान का नाम लिया है और उसी के आधार पर आज आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया है औपचारिक तौर पर। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस सर्वे में 3% लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी लिया है। और वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि इस सर्वे के आधार पर ये माना जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता चाहती है। देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी हर जगह देखने को मिल रही है। इसी बीच मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मोहाली पहुंचे और उन्होंने भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। आपने सीएम कैंडिडेट चुनने के लिए मोबाइल नंबर जारी करके जनता की राय मांगी थी। 3 दिन में 21.59 लाख लोगों ने राय दी। करीब 15 लाख लोगों ने भगवंत मान के नाम का ऐलान किया। केजरीवाल ने इस रिजल्ट के साथ ही भगवंत मान के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि मान को 93.3% लाख लोगों ने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए पसंद किया है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि वो पंजाब में सीएम की दौड़ में नहीं है। पंजाब का सीएम चेहरा सिख समाज से होगा। 2017 में आपको इसी वजह से बड़ा झटका लगा था कि सीएम फेस सिख समाज से नहीं था। विरोधियों ने कहा कि बाहर से आकर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, जिससे पंजाब के लोग आपसे दूर होते चले गए। इसी बीच अरविंद केजरीवाल सिद्धू पर तंज कसने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि सब हमसे पूछते थे कि आम आदमी पार्टी का दुल्हा कौन है, तो आज हमने इसके नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सिद्धू ने ही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में घूम रही है, लेकिन दुल्हा कौन है उसका पता नहीं है। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। अभय चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल किसानों के सच्चे हितैषी है। उन्होंने कहा कि हमारा अकाली दल के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि पारिवारिक संबंध है। अभय सिंह चौटाला ने पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने का दावा भी किया। अभय चौटाला ने मंगलवार को डबवाली रोड स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू होकर अकाली दल के जीत का दावा ठोका। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं 310 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,57,000 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 6 दिनों में लगातार 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में आंकड़ों में करीब 33,000 से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दिन ब दिन कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अभी भी 10,000 से ज्यादा मामले हैं। प्रदेश में अभी भी 57,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं और अब तक प्रदेश में कुल 1,57,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। रतिया में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटों में रतिया में 23 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि एक वार्ड नंबर 12 के रिटायर बैंक कर्मी की मृत्यु हुई है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने की है। डॉक्टर भरत सिंह ने बताया कि 24 घंटे में 23 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 4 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि घरों से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजर करें और 2 गज की दूरी का खासकर ध्यान रखें।
में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। जहां यमुनानगर के एसपी जेल सचिव पासठ और उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हुए, तो वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर 155 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं राहत की बात यह है कि 147 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के अंदर अब 790 एक्टिव मामले हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना का जो दूसरा वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो विदेश हाई रिस्क देशों से लोग आए थे उन सभी के सैंपल लिए गए थे और उनमें से 15 लोग जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन राहत की बात यह है कि वो 15 लोग भी अब स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का काम भी जिले के अंदर तेजी से चल रहा है। 98% लोगों को कोरोना की जो है पहली डोज लग चुकी है और इसी प्रकार से 73% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। साथ ही 15 से 17 साल के जो किशोर हैं उनको भी लगातार जो है वैक्सीनेशन की जा रही है। उन्होंने बताया कि उसमें भी 60% का काम पूरा हो चुका है। साथ ही 3150 लोगों को अब तक बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उनके गंभीरता के इतने लक्षण नहीं पाए जा रहे, लेकिन फिर भी जो है एहतियात बरतने की जरूरत है और कोरोना के नियमों का पालन करने की जरूरत है ताकि इस संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन करने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। उसके बाद भी कुछ लोग हैं कि मानते नहीं, क्योंकि लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। आए दिन शहर में धरने प्रदर्शन व बगैर मास्क के लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जिले में आए दिन कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस विभाग पूरी तरह से सख्ती बरतते हुए है और पुलिस विभाग का कहना है कि जो लोग बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि शहर में पूरी तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले व्यक्ति को सचेत किया जा रहा है और जो बगैर मास्क का दिखता है उनके चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दिसंबर और जनवरी महीने में अभी तक लगभग 7000 के करीबन चालान भी काट चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि अभी भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, जिनके कारण संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऊना में भी एक बार ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के बीती रात 2 मामले सामने आए। आपको बता दें कि सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विदेश से लौटे हुए 6 व्यक्तियों के टेस्ट हमारे विभाग द्वारा लिए गए थे, जिसमें से सभी टेस्टों को जांच के लिए दिल्ली भेजा गया, जिसमें से बीती रात 2 टेस्टों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी 4 और जो टेस्ट गए हैं उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 मामले जो हैं वो सामने आए थे, उसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, 4 की आनी बाकी है। अगर कोविड की बात करें तो 207 केस बीती रात जो है वो पॉजिटिव आए हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है और लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मुहिम में कितना कामयाब हो पाता है। 10 जनवरी से वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत की गई थी और इसी के साथ साथ अब एक नया तरीका साइबर ठगों ने इजाद कर लिया है। वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगवाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है, ईमेल भेजी जा रही है, लोगों को फोन पर मैसेज भेजा जा रहा है, जिसके बाद उनका OTP पूछकर लोगों के खातों में सेंध लगाई जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले अब सक्रिय हो रहे हैं, तो ऐसे में जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के बचाव के लिए बूस्टर डोज के लिए कहा जा रहा है और इसी को लेकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। हरियाणा में इन दिनों हड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण हरियाणा शीतलहर की चपेट में आ रहा है। हरियाणा में शीतलहर के कारण मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। हिसार का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने 7 राज्यों में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शीतलहर के साथ सुबह शाम घना कोहरा पड़ने की चेतावनी है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
वहीं आने वाले कुछ दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऐलान किया है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि ठंड के मौसम में एहतियात बरतें। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों ने आज प्रोटेस्ट किया, जहां राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली के आवास पर पहुंचकर उसके आवास का घेराव किया और घर के सामने बैठकर लगातार कई घंटों तक सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रोटेस्ट किया और जमकर नारेबाजी की है। और उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में उनका लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और उन्होंने 25 जनवरी को हड़ताल को लेकर भी प्रोटेस्ट ऐलान किया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से आज आंगनबाड़ी वर्करों ने राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली के घर का घेराव किया। पूंडरी में खाद की कमी के चलते किसानों में मारामारी में उड़ चुके हैं किसान। लंबी लंबी लाइनों में लगे किसान सुबह 4 बजे से लाइनों में लगते हैं और शाम को 7 बजे तक इसी प्रकार लाइनों में लगे रहते हैं। खाद इनको फिर भी नहीं मिलता, जब इनकी बारी आ जाती है तो खाद खत्म हो जाता है। जहां 30,000 यूरिया के बैग की जरूरत है, वहां केवल 700-800 खाद के कट्टे यहाँ आते हैं जो बढ़ जाते हैं, लेकिन किसानों को खाद फिर भी नहीं मिल पाता। ये पुंडरी का ही नहीं, पूरी विधानसभा का यही हाल है। पाई गाँव में भी इसी प्रकार 100 कट्टे खाद के आए, जिससे उसमें मारामारी रही। सढौरा के किसान गौशाला के संचालक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने व आवारा पशुओं को गौशाला में ना लेने को लेकर किसानों में भारी रोष नजर आया। आज सभी किसान थाना सढौरा में इकट्ठा हुए और उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित रूप में शिकायत दी। उनका कहना है कि जब भी आवारा पशुओं को हम पकड़ते हैं और उनको गौशाला में छोड़ने के लिए जाते हैं तो गौशाला के संचालक प्रभारी वो वहाँ पर इतनी रकम की डिमांड करते हैं कि वो इतनी रकम नहीं दी जा सकती, जिस कारण वो पशु दोबारा खेतों में घुस आते हैं और किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। तो उन्होंने इस बारे में सढौरा हल्का के भाजपा मंडल अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने भी गौशाला के संचालक से फोन पर बात की तो गौशाला के संचालक ने उनसे भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसी कारण किसानों में रोष दिखाई दिया और वे सभी इकट्ठा होकर सढौरा थाना में पहुंचे और गौशाला के संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अम्बाड़ा के विजिलेंस विभाग ने जांच के दौरान कैथल के एसडीएम अमरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का मामला जो है लंबित था और आज जांच के दौरान कैथल के एसडीएम को विजिलेंस विभाग अम्बाला ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एसडीएम आज अपने कार्यालय में पहुंचे थे और पेंडिंग फाइलों को निकाल रहे थे, तभी विजिलेंस विभाग की जो टीम है उनके कार्यालय में पहुंची और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला काफी पुराना बताया जा रहा है कि अमरेंद्र सिंह के पास डीटीओ का चार्ज था और उस समय कुछ रिश्वत का खेल खेला गया था और सामने आया था कि ट्रांसपोर्टर को पर्ची दी गई थी और जिस ट्रांसपोर्टर के पास पर्ची होती थी तो विभाग के जो कर्मचारी हैं उन ट्रकों को चेक नहीं करते थे। शिकायत आने के बाद विजिलेंस विभाग के द्वारा जांच की गई और जांच के दौरान एक एएसआई ने अपने बयान दर्ज करवाए थे और उसके बाद उन्होंने अदालत के अंदर भी बयान दिए थे, जिसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और आज कैथल के एसडीएम को विजिलेंस विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार व प्रशासनिक अधिकारी लाख दावे कर रहे हैं कि किसानों को ना तो यूरिया की किल्लत है ना ही खाद की किल्लत है, लेकिन जमीनी हकीकत फरीदाबाद में कुछ और ही बयां कर रही है। फरीदाबाद में किसानों को उनकी मांग के अनुसार खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और उसके बावजूद भी जितनी खाद की उन्हें आवश्यकता होती है उतने कट्टे खाद उन्हें खाद सेंटरों पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वहीं अधिकारियों की माने या फिर खाद सेंटरों के संचालकों की माने तो उनका कहना है कि इस वक्त किसी भी किसान को बिना खाद के वापस नहीं लौटाया जा रहा, लेकिन जितनी वर्तमान में मांग है खाद की उतने ही खाद किसानों को मुहैया कराई जा रही है। अब देखना ये होगा कि मांग और आपूर्ति के खाद के इस अंतर को सरकार व प्रशासन किस तरह पूरी करता है।
किन्नौर जिला में लंबे समय से मौसम सुहावना हुआ है, जिसके चलते जिला किन्नौर के सेब बागवानों ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि मौसम साफ होते ही जिला किन्नौर के सेब बागवानों ने अपने अपने सेब के बागीचों में एक बार दोबारा से काम करना शुरू किया है। बता दें कि जिला किन्नौर में बर्फबारी के बाद अभी तक दुर्गम क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। अत्यधिक बर्फबारी के चलते जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी पीने के सभी जल स्रोत जम चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन ने दुर्गम क्षेत्रों के सभी सड़क संपर्क मार्गों को बहाल कर दिया है, जिसके चलते लोगों को अब आवाजाही में फिलहाल समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिला किन्नौर में 23 जनवरी 2022 तक जिला प्रशासन द्वारा भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले सभी पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से सख्त मनाही की है, ताकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से लोगों के जानमाल का नुकसान न हो।